नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। इंडिया के बिजनेस ग्रुप्स के बारे में बात करें तो बजाज ग्रुप का नाम भी काफ़ी रिस्पेक्टेड हमें दिखाई देता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बजाज ग्रुप ने अपना काफ़ी योगदान दिया है। तो इसी बजाज ग्रुप में से एक शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी सस्ते दाम पर हमें दिखाई देता है, सस्ते वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है और काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट भी है। ऐसा क्यों है, कौन सा शेयर है, कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शेयर का नाम आपके सामने है बजाज होल्डिंग्स। तो नाम पढ़कर आप समझ ही चुके होंगे, एक होल्डिंग कंपनी है। बिजनेस मॉडल अगर समझने की कोशिश करें, बजाज ग्रुप की जितनी भी कंपनीज दिखाई देती हैं, चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, जो इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई दे रहे हो, ये सब के सब बजाज होल्डिंग्स के अंडर में ही आते हैं। सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बजाज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हो, तो ये ऐसा ही स्टॉक है। बजाज होल्डिंग खरीदने की आपको जरूरत है। इनडायरेक्टली एक बजाज होल्डिंग का शेयर खरीद कर आप सारे के सारे बजाज स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसका जो मेन कारोबार दूसरा कुछ नहीं होता है, इसकी जो मेन इनकम होती है वो डिविडेंड से होती है। बजाज ग्रुप की कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसी से बजाज होल्डिंग की हमें इनकम होती हुई नजर आती है। और इसीलिए मैंने कहा बजाज होल्डिंग काफी हमें सेफ इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। उसका रीजन आपको मैं समझाना चाहूंगा। बजाज कोई सिर्फ बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व या बजाज ऑटो नहीं है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, अलग अलग सेक्टर में कामकाज करता है। हमें तो सिर्फ ऑटो पता है और ये एनबीएफसी पता है, लेकिन उसके अलावा भी कई कामकाज है। एफएमसीजी में कामकाज करता है, इलेक्ट्रिकल में कामकाज करता है, शुगर्स में कामकाज करता है और भी कई सेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए काफी सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है बजाज होल्डिंग्स। सपोज कि एक सेक्टर अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है तो दूसरा सेक्टर उसे कॉम्पेंसेट कर लेगा और हमें इसके जो प्राइस है वो स्टेबल रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर रिस्क कम होगा तो ऑफकोर्स रिटर्न्स भी हमें उसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। बजाज फाइनेंस में जितने रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने रिटर्न्स आपको बजाज होल्डिंग्स में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी ये एक साउंड इन्वेस्टमेंट है। एफडी में पैसे रखे उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें ये दिखाई देता है। मार्केट कैप की बात करें तो 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड बजाज होल्डिंग्स की भी काफी शानदार है, 1.77% की डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 29.15 है, लेकिन इसका पी रेशियो 8.39 दिखाई देता है। और होल्डिंग्स कंपनी में खास करके आपको कंसोलिडेटेड फिगर्स ही देखने चाहिए। अगर आप बजाज फिनसर्व भी देखेंगे तो बजाज फिनसर्व भी एक देख पाएंगे कि उसके अंदर बजाज फाइनेंस आता है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस आता है, बजाज जनरल इंश्योरेंस आता है। उसका अगर आप स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा वहां पर कुछ दिखाई नहीं देगा। कंसोलिडेटेड देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे प्राइस टू बुक रेशियो 1 से भी नीचे चला गया है, 0.78 हो चुका है। तो काफी ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब हमें क्रैश देखने को मिला तब 1500 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और देखते ही देखते स्टॉक हमें 3000 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आता था, डबल हो चुका था। लेकिन वापस यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल स्टॉक 2261 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो बहुत ही वीकनेस दिखाई दे रही है। काफी दिनों से स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है और 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो एज ए रेजिस्टेंस हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 37.94, काफी वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 29.67। यहां पर तो ओवरसोल्ड सिचुएशन को देखने को मिल चुकी है। अगर ये 20 के भी नीचे चला जाता है तो हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी भी दिखाई दे सकती है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, ऑफकोर्स बियरिश क्रॉसओवर ही चलता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे स्टॉक फिलहाल बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को तोड़कर भी काफी नीचे चला गया है। लोअर बैंड का लेवल है 2288 का लेवल, मीडियन है 2395 का लेवल, अपर बैंड है 2502 का आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2508 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं दे रही है और एक पिवट पॉइंट यहां पर टूटता हुआ नजर आ चुका है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 2290 का लेवल, ये टूट चुका है। उससे नीचे जाए तो 2166 का लेवल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहां पर बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल काफी शानदार मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन जो 2008 का क्राइसिस हमें देखने को मिला था वहां पर काफी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। स्टॉक काफी ज्यादा पिटता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद काफी तेजी भी देखने को मिली है। स्टॉक 4000 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद जैसे कि आपको बताया मार्केट में क्रैश देखने को मिला, काफी वीकनेस यहां पर देखने को मिली है और अच्छे खासे करेक्शन पे स्टॉक फिलहाल हमें ये अवेलेबल दिखाई दे रहा है। जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है
और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। लेकिन ये 20 मंथ्स का ईएमए फिलहाल सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 20 मंथ्स का ईएमए अभी फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2747 के आसपास का लेवल। और पिछले 2 महीनों से जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, काफी वीकनेस यहाँ पर दर्शा रही है। एक्चुअली पिछले 3 महीनों की जो कैंडल है वो काफी वीक यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जुलाई का महीना, उसके बाद जो अगस्त का महीना था वो भी काफ़ी वीक थे। यहाँ पर हमें जो ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल बुलिश यहाँ पर मोमेंटम कम होता हुआ ऑलरेडी नजर आ चुका था। और अगर बात करें यहाँ पर सितंबर के महीने के बारे में, तो क्लियरली एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, काफ़ी वीकनेस दर्शा रही है। और फिलहाल अक्टूबर भी खत्म ही होने को है, एक ही ट्रेडिंग वीक यहाँ पर बाकी है, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। और 100 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 2157 के आसपास का लेवल। अब बात करें यहाँ पर पोजिशन के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है यहां पर आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि मैंने कहा, एक होल्डिंग कंपनी है, सपोज कि जैसा अभी फिलहाल समय चल रहा है उसके हिसाब से फाइनेंस की जितनी भी कंपनीज है उसे थोड़ा सा यहां पर हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसी के कारण बजाज फाइनेंस देखिए इतनी मार्केट ऊपर निकल चुकी है, लेकिन 5000 का लेवल अभी भी दिखाई नहीं दिया है। 5000 के बाद 4000 का भी लेवल दिखाई नहीं दिया है, तो एनबीएफसी जो भी बैंक है वहां पर प्रेशर बन सकता है। तो इसीलिए दूसरे जो सेक्टर्स है इसके लिए कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बजाज ऑटो अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। यहां पर जो रेड डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस, वहां पर स्टॉक ने पहले पर भी सपोर्ट लिया था और वापस ऊपर तेजी दिखाई थी। तो ये लेवल अगर टूट जाता है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में, तो जैसे कि मैंने कहा स्टॉक अच्छा है, यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेवल्स के बारे में बात करें तो मेरा मानना है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आप करंट मार्केट प्राइस के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो तुरंत ही हमें 2200 के स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर ये लेवल पर सपोर्ट ले लेता है तो यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 2050 से करके 2150 के आसपास नजर आता है, तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।